नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग लगातार करते चल रहे हैं, है ना। उसमें हमने नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश विशेष भी हमने शुरू कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो आज ये भारत के भूगोल की 17वीं कक्षा होगी और आज के माध्यम से हम बेसिकली जो हमारा क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न या फसल पद्धतियों में भी रबी की फसलें और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं, उनको याद करने की और उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न फसलों में रबी की फसलें। पहला जो आपका चैप्टर है वो है रबी की फसल, ठीक है। रबी किसी का नाम नहीं है, हमारे यहां जो फसल सेशन है उसको प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। और फसली वर्ष जो आपका शुरू होता है वो जून से शुरू होता है, तो जून फिर उस तरीके से आगे चलते हुए मई तक लास्ट रहता है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये समझाया भी गया है, हल्का से इसको देख लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी रहेगी। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। कौन कौन सी 3 फसल हैं? रबी की फसल, है ना, उसकी प्रमुख फसलें दी हुई हैं। फिर खरीफ की फसल कब बोते हैं, उसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं, और तीसरा फसल मौसम है जायद, ठीक है। तो जो रबी की फसल की बुआई की जाती है, रबी की फसल हो गई मतलब गेहूं, सिंपल याद रखो, रबी मतलब गेहूं। गेहूं का देखो, गांव देहात के जो बच्चे हैं जिनका खेत खलियान से जुड़ाव है, उनको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन लिफ्ट में चढ़ने वाले जो बालक है ना, उनको दिक्कत होती है। खैर चलो, तो देख लेते हैं। तो रबी की जो बुआई होगी ना, वो कब होगी? अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होती है ना। और कटाई कब होती है इसकी? मार्च अप्रैल में होती है। जैसे होली के समय आपने देखा होगा कि होली में जब गन्ना भूंजते हैं तो गन्ने के साथ साथ महिलाएं प्रायः, मतलब ये प्रथा है हमारी कि गेहूं की जो नई बालियां आती हैं उसको भी भूनती हैं, ठीक है। तो वो ये है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में कटाई उसकी होगी। मतलब अभी गेहूं की फसल बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में कटाई होगी। प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है और आलू है। अब सर इनको याद कैसे करूं? मैं तो सर याद करने में परेशान हो जाता हूं। तो देखो, कर लेंगे भाई सब याद, है ना। आपने एक डिश खाई होगी, चने मटर तो खाए ही होंगे। चने मटर खाते हो कि नहीं खाते हो? तो चना और मटर को यहां से पकड़ लो, प्लस उसमें कुछ कुछ ठेले वाले आलू भी डाल देते हैं, ठीक है। तो चना, मटर और आलू तीनों किस में फ्राई करते हैं? सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, ठीक है। तो याद रख लो, गेहूं तो आप लोगों को याद रहती है, रबी की फसल है। चना मटर एक साथ याद कर लो, है ना। किसी को बोलते भी ना चने मटर, जैसे छोटे छोटे बालक को बोलते हैं चना मटर जैसे बालक हैं, ठीक है। तो चना, मटर और आलू तीनों मिला किस में करते हैं? सरसों के तेल में। एक मसूर को याद कर लेना, बाकी गेहूं जौ तो सेम सी चीज है। कुल मिला के रबी की फसलें सारी याद कर लोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन इसी तरीके से रहते हैं। फिर खरीफ की बुआई कब करते हैं? मार्च अप्रैल में कट गई, जून जुलाई में खरीफ की बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में, मतलब इस समय इनकी कटाई चल रही होती है। बेसिकली खरीफ की कौन कौन सी फसल है? चावल या धान को याद रखोगे, बाजरा, ज्वार बाजरा एक साथ बोलते हैं, तो ज्वार बाजरा में से दोनों में से एक भी याद हो जाएगा तो ये काम चल जाएगा। ज्वार बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली। जैसे मूंगफली अभी आनी शुरू होती है ना, अब मूंगफली का सीजन चल गया, मूंगफली आनी शुरू हो गई। गर्मी में कभी किसी को मूंगफली खाते सुना है? गर्मी में मूंगफली मिलती नहीं है, जाड़ों में मिलती है ना। तो मूंगफली क्या है, अब मूंगफली जब कट के आ गई तो अब मार्केट में बिकेगी अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इनकी कटाई हो गई। फिर जो जायद है वो मार्च से लेकर जून का छोटा सा टाइम पीरियड होता है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी विंडी, ये सब इस प्रकार की जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहती है फसलें। मतलब आज वही एक आध महीने बाद ही काट लो, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सब जो है किस प्रकार की फसल है? जायद की फसलें हैं। तो ये आपने एक बार समझ लिया। अब आपको आगे सवाल करने में और उनके उत्तर देने में काफी आसानी रहेगी, है ना। रबी की मैंने याद कर ली सर, गेहूं जो है, पहली बात तो गेहूं और जो है, ठीक है। उसके बाद सर आपने बताया चना मटर, उसमें भी आलू मिला देते हैं सरसों के तेल में, बढ़िया। वैसे तो देसी घी या मक्खन में फ्राई करके खाते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मान लो कि सरसों के तेल में फ्राई करके खा रहे हैं, हमारे जैसे गरीब हैं, ठीक है। और क्या है कि उसके बाद एक मसूर और याद कर लेना है। इन्हीं से ही, इन्हीं के आसपास सवाल घूमेंगे। चलो शुरू करते हैं। किन महीनों में रबी की फसल की बुआई की जाती है? तो रबी की फसल जो बुआई की जाएगी वो किसमें की जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। और काटी कब जाएगी? आपके मार्च अप्रैल में। तो देखो, अक्टूबर नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। सारी फैक्चुअल चीजें हैं इसमें, तो जो बेसिकली याद करने जैसा हो सकता था वो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। जो लोग अभी जुड़ रहे हो या बाद में भी जुड़ेंगे तो वो लोग पीछे देख लें, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? देखो भाई, कौन एक रबी की फसल है? कपास नहीं था, मक्का नहीं थी, अरहर नहीं थी। सर सरसों के तेल में फ्राई कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? चना मटर, बार बार बोलूंगा ना अपने आप याद हो जाएगा। चना मटर आलू मिक्स करके आप सरसों के तेल में फ्राई करके खिला रहे थे और गेहूं की रोटी बना रहे थे। ये सब किसकी हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रबी की फसलों को बोया जाता है। फिर आपसे वही सेम सवाल रिपीट करके पूछ रहा है, रबी की फसलों को कब बोते हैं? देखो ध्यान में रखो चीजें कि भाई गेहूं है और गेहूं की फसल, गांव देहात का जो बालक है उसको इस चैप्टर में दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, चलो तो रबी की फसल कब बो रहे हैं? अक्टूबर नवंबर में। याद रखोगे, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? है ना, हालांकि ये खरीफ वाले में होना चाहिए आंसर। चलो देखते हैं। मूंगफली है। सर आप बता रहे थे खरीफ की फसल तो भाई साहब मार्च क्या कहते हैं, मई जून में बोते हैं या जून जुलाई में बोते हैं, और अभी मूंगफली आनी शुरू हुई है। अक्टूबर नवंबर में कटाई शुरू हो गई उनकी, तो मूंगफली तो होगी ही। मक्का होगी। मसूर नहीं थी सर। मसूर आप बता रहे थे रबी की फसल आप याद कराते समय आपने बताया, एक तो गेहूं जो है, चना मटर सरसों के तेल में फ्राई करेंगे आलू डाल के। ठीक है, तो ये सब हो गई। और एक मसूर कह रहा था, मसूर याद कर लेना, मसूर याद कर लेना। मसूर भी किसकी है? रबी की फसल है। इन्हीं 5-7 फसलों के आसपास सवाल घूमते हैं। तो ये किसकी है? ये रबी की है। बाकी ये सारी किसकी हैं? खरीफ की हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखो भाई, कौन रबी की फसल नहीं है? है ना, तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो मटर वटर तो फ्राई कर रहे थे। भिंडी जो थी, है ना, मैंने आपको बताया जो चटर पटर तरक्की करती हैं फसलें, ऐसे भिंडी रही, है ना, तरबूजा खरबूजा रहा, ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब जायद की फसलें होती हैं। और जायद की फसलें का टाइम पीरियड क्या होता है? मार्च से लेके जून। मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने में कार्यक्रम समाप्त। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भिंडी। चलो अगला सवाल देखते हैं। मतलब यही सवाल इसमें पूछेगा, कब बुआई हो रही है, कब कटाई हो रही है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। थोड़े बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा कि भाई गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा कौन है, चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा कौन है। यही 3-4 प्रकृति के सवाल इसमें आते हैं। चलो, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो मिलाओ भैया, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सर चना मटर आप फ्राई कर रहे थे सरसों के तेल में आलू डाल के, मतलब ये सारी फसल किसकी हैं? ये सारी फसल रबी की हैं। बार बार इसीलिए बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। बाकी धान रहा, मक्का रहा, ज्वार बाजरा, ये सब किसकी फसल हैं? ये सब आपकी हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। मतलब 3 एक सी दी हुई होंगी, 3 एक क्रॉपिंग की दी हुई होंगी, खरीफ की हो या रबी की हो, बाकी एक अलग होगा। देख लेते हैं भाई, धान किसकी है? खरीफ की है। ज्वार खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, गेहूं जौ प्लस चना मटर सरसों के तेल में फ्राई करके आलू डाल के, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल है मेरी, तो गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट की तरह से ही पढ़ेंगे, बस याद करने का कोई ना कोई तरीका अपन निकाल लेते हैं। ताकि अब आप कहोगे सर आप इतने तरीके बता देते हो, इतनी ट्रिक बताते हो, कैसे याद करूं? बेटा ये याद नहीं करनी है। बचपन से आप तक जितनी किताब पढ़ी है, क्या याद है क्या सब तुमको? नहीं याद है ना। मतलब एग्जाम के टाइम पे अपने आप चीजें क्लिक कर जाएंगी, बस रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो इन चीजों को। आगे चलते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती कब हो रही है? इसके लिए क्या चाहिए? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जा रही है, मतलब टेम्परेचर चाहिए कम, है ना, 15 से 25 डिग्री तापमान हो, है ना, और बल्कि कमी हो इससे, और वर्षा कितनी हो? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, है ना। ये गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ठीक है, मतलब मध्यम वर्षा है 75 के आसपास, कम हो जाएगी तो और 25 से कम वाली को कम कहते हैं, ज्यादा 100-150 से ज्यादा वाली को ज्यादा कहते हैं, टेम्परेचर भी मध्यम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखो 2 प्रकार की बेसिकली आपको फसल मिलेंगी, एक नकदी फसल, दूसरी होती है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें मतलब ऐसी फसल जिनका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली खान पान के लिए किया जा रहा है। जैसे गेहूं है, गेहूं का मुख्यतः उत्पादन किस लिए किया जाता है? खाने के लिए। भाई सेकेंडरी कुछ और बन रहा है, आटा लेके उसके बिस्किट बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, सेकेंडरी है। प्राइमरली उसको हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे खाने के लिए, है ना। इसी तरीके से आपका क्या हो सकता है? और चावल हो सकता है, उसका उत्पादन भी मुख्यतः खाने के लिए किया जाता है, और उसके बाद कुछ भी होगा। जबकि मान लो कपास आप उगा रहे हो, तो कपास को खाओगे थोड़ी ना, उसका उपयोग तो नकदी फसल के रूप में ही करोगे, नकदी या व्यापारिक फसल के रूप में। ठीक है, तो नकदी फसल कौन नहीं है? गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, गेहूं नकदी फसल ना होकर खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? अब समूह में दे दिया, क्या गेहूं नकदी फसल है? नहीं है सर, है ना। क्या चना नकदी फसल है? नहीं है, इसमें भी गेहूं आ गया। ठीक है, क्या चावल नकदी फसल है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कपास नकदी फसल है, बेचते हैं खाली। गन्ने को भी व्यापारिक प्रयोग के लिए लाया जाता है, और केला भी। केला कोई ऐसा थोड़ी ना है कि गेहूं की जगह केला खा लोगे, ऐसा थोड़ी कर लोगे। ये भी नकदी फसल है, बेसिकली व्यापार के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने का अनुबंध किया था? पुराना सवाल है, 1998 का है ना। ऑस्ट्रेलिया। करंट अफेयर्स का सवाल है, आज की दृष्टि से आपको कोई वो नहीं है। अब आपको यहां से सीखना क्या है? सीखना यह है कि इस प्रकार यदि खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहां कम होता है, या किसी विशेष देश ने कोई खाद्यान्न हमें देना बंद कर दिया, या कहीं से हमने कुछ मंगाना ज्यादा शुरू कर लिया, कम कर लिया, तो वो आपसे पूछा जा सकता है किस देश के साथ हमने ऐसा इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, है ना। तो ये भी करंट वाले सवाल में इसलिए लगा के लाता हूं, आपको बार बार बोलता हूं, ताकि आपको करंट का सवाल कैसा पूछा जा रहा है ये पता चलता रहे। ठीक है, चलो। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना होना है? बेकार सवाल है ना, करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 109.5 मिलियन टन। तो 12th का क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 109.12 मिलियन टन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो देखो, गेहूं उत्पादक जो सबसे बड़ा है वो आपका प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो नाम आता है मध्य प्रदेश का आता है, और फिर पंजाब का आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहां एक तो पूरा गंगा यमुना का दुआब मैदान है। ठीक है, मतलब गंगा यमुना के द्वारा जाई गई भूमि प्रदेश है, तो यहां उपजाऊ भूमि बहुत है, उपजाऊ भूमि है, और मुख्य फसल यहाँ की गेहूं ही है। तो गेहूं सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। याद रखोगे, देख लो कौन सा सही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए नंबर 1 पे, है ना। बाकी अब ये डेटा क्या होते हैं, ऊपर नीचे भी, भाई नंबर 2 पे कोई और भी आ सकता है ना। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश ही है, तो इसको याद रखोगे। उत्तर प्रदेश फिर पंजाब हम देख रहे थे, तो इसका आंसर इस हिसाब से जब सवाल पूछा गया था उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान दृष्टि में याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर किसका आ जाता है? मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देख रहे हो कितनी बार सवाल पूछा है। अधिकतम उत्पादन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। फिर कौन कर रहा है? पंजाब। ठीक है, तो इस क्रम को भी याद रखोगे। बाकी ये चीजें ऐसी हैं कि खनिजों का अपडेटेड डेटा आता है ना। एग्जाम से पहले आपको चैनल के माध्यम से वीडियो मिलेगी, उसको कर जाना, घोट के पी जाना, वहां से ये वाले सवाल सही हो जाएंगे। इतने भी डेटा वाले हैं, खाद्यान्न वाले हैं। चलो, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? प्रायः उत्तर प्रदेश ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक रहता है। इसी प्रकार चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा था या है? उत्तर प्रदेश है, अभी भी है। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, है ना, हम इतना ज्यादा उपजा लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सेम सवाल, सेम आंसर, उत्तर प्रदेश, है ना। ये सहज ही कोई बीट कर पाएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि कृषि क्षेत्र बहुत है और हमारी प्रमुख फसल है गेहूं, तो प्रायः उत्तर प्रदेश का ही वो रहता है प्रमुख उत्पादन। ठीक है, और लगभग 34 मिलियन टन के आसपास हम उत्पादन करते हैं गेहूं का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति? अब देखो, जितनी भी सुगंध लगी हुई आ जाए ना पीछे, है ना, सुगंधा, फलानी सुगंधा, ढिमाका सुगंध, ये वो, तो ये सुगंध हम देखो, जब गेहूं खरीदते हो आप तो क्या खुशबू लेकर खरीदते हो? नहीं। चावल जब खरीदते हैं तो आपने देखा होगा पंसारी की दुकान पे चावल लाओगे, आजकल तो मॉल वाला कल्चर है, पंसारी की दुकान से चावल लाते थे तो उठा के ऐसे सूंघ के देखते थे, मतलब खुशबू किस चावल की बढ़िया है। जिसकी खुशबू वैसे बढ़िया लगती थी ना, बनने के बाद भी उसमें बढ़िया खुशबू आती थी। तो सुगंधा वाली जो प्रजाति है, या सुगंध वाली जो प्रजाति है, वो किसकी होगी? धान की होगी या चावल की होगी। यानी 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो एक तो गेहूं में है हम प्रथम स्थान, ठीक है, गेहूं में है। चावल में नहीं है, ध्यान रखना, चावल में पश्चिम बंगाल आ जाता है। गेहूं में है, गेहूं के साथ साथ गन्ने में भी हम फर्स्ट हैं, और अभी से ना है, काफी समय से हैं। तो गेहूं गन्ना देखो कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है गेहूं और गन्ना, तो गेहूं और गन्ने में हम नंबर 1 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? ये प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है? मतलब ऐसे क्षेत्रों के लिए गेहूं विकसित किया गया है जहां
क्या कहते हैं असिंचित एरिया है, मतलब सिंचाई कम हो पाती है तो उस वजह से दिक्कत होती है। तो जितने भी ये 64 65 इस तरीके के जो मिलेंगे वो सारे क्या हैं, बाद में बनाई गई गेहूं की प्रजाति हैं, संकर प्रजाति हैं। 2-3 चीजों को मिला के, कुछ चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो इसका आंसर होगा सोनेरा 64। ये थोड़े टफ सवाल भी माने जा सकते हैं, लेकिन आप पुराने सवालों को देखे रहेंगे ना तो अंदाजा मार के भी सही आंसर लगा दोगे, गारंटी दे रहा हूं, है ना। तो पुराने सवाल इसलिए जरूरी हैं। आगे चलते हैं। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? तो बौनेपन का जीन गेहूं में कौन सा है? नॉरिन 10, जबकि ओपेक 2 जो है वो शायद चावल का वाला जीन है। तो गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? नॉरिन, ठीक है। नॉरिन नाम से भी ऐसा लग रहा है नॉरिन कोई छोटू मोटू सा नाम ले रहे हो, ठीक है। तो नॉरिन 10 जो है वो आपका गेहूं के बौनेपन का जीन है। तो 20वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ओहो हो, बड़ी बढ़िया सी डिश आ गई सर, ये तो मैं रोज बना के खाती हूँ, है सब आत्म चिपक जाएगी जाके, मैदा मैदा खाती है। चलो, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? ये वो वाली मैक्रोनी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये गेहूं की प्रजाति का नाम है। तो मैक्रोनी गेहूं उन क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है जहां सिंचाई कम हो पाती है या जहां सिंचाई ना मिल पाती हो। तो अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए तो उल्टी बात हो गई, विलंबन से बुआई के लिए नहीं, असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। तो मैक्रोनी गेहूं किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? असिंचित परिस्थितियों के लिए, ठीक है। असिंचित जहां सिंचाई की ज्यादा जो है सुविधा नहीं है या इस प्रकार की चीजें, ठीक है। चलो, और एक बात और ध्यान रखोगे, जो रबी की फसल को जो वर्षा मिलती है ना, वो किससे मिलती है? जाड़े वाली वर्षा हमारे यहाँ किससे होती है? जो मैं आपको पीछे जब आपका मौसम और वर्षा वगैरह पढ़वाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, हमारे यहाँ जाड़े की वर्षा होती है। तो रबी की फसल को अगर आपसे पूछ ले, अच्छा सवाल है ये, रबी की फसल को किससे वर्षा प्राप्त होती है बेसिकली? तो मानसूनी वर्षा नहीं, पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा। और मानसूनी वर्षा किसको प्राप्त होगी? खरीफ की फसलों को। आगे चलते हैं। राज 3077 एक किसकी प्रजाति है? तो राज की बात है ये कि राज किसकी प्रजाति है? गेहूं की। तो राज 3077 किसकी प्रजाति हो जाएगी? गेहूं की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो। अब ये टफ सवाल हो सकता है, जो गांव देहात के बच्चे उनको पता होती है प्रजाति वगैरह, है ना, तो वो आंसर लगा के ले जाते हैं, लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है तो ठीक है, एक आध सवाल में ऐसे लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो बहुत सारी पूसा, ठीक है, बहुत सारी पूसा गेहूं की प्रजाति है। एक आध पूसा जिसमें लगा हुआ हो वो घुसा भी मार सकती है, मतलब वो धान की भी प्रजाति हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पूसा सिंधु गंगा रही, है ना, पूसा सिंधु गंगा रही, पूसा बसंत, पूसा बिहार, है ना, इस तरीके की जितनी भी वो है, जो पूसा किरण भी करके है एक, है ना, कि किरण वाली किरण नहीं, पूसा किरण, ठीक है, ये सब गेहूं की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 23 का। आगे चलते हैं। यूपी 308, ठीक है, यूपी 308 किसकी प्रजाति है? तो प्राय जितनी भी वो अंक वाली है ना, वो सब जो है यूपी 308 किसकी प्रजाति है? ये भी गेहूं की प्रजाति है। तो इन सवालों से घबराना नहीं है ना, ऐसे एक आध सवाल अगर आ जाए तो इनसे लेकर घबराना नहीं है कि अरे ऐसा पूछ लिया सर, पता ही नहीं थी, तो घबराए क्यों रहे हो? मतलब सारे सवाल तो वैसे भी नहीं करने हैं ना, और अगर कर रखे होंगे ना PYQ तो अंदाजा लग जाएगा, या फिर ये करंट में कोई विशेष चर्चा में रही हो, नई इन्वेंट हुई हो तो पूछी जाती है इस प्रकार की, ठीक है। चलो, वर्ष 2006-7 से 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन तो लगभग बढ़ा ही है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट, ठीक है, रस्ट रोग है। और कौन कौन से रस्ट होते हैं? बीबीवाई नहीं, मतलब ब्लू रस्ट, सॉरी ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट। यानी ब्राउन को क्या बोलेंगे? ब्राउन ब्लैक यानी काला, और ब्राउन और येलो, ठीक है, इस प्रकार की रस्ट ये गेहूं में लगने वाले रोग हैं। तो याद रखोगे रस्ट, डस्ट नहीं रस्ट है। 26 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है। तो कल्याण सोना, कल्याण किसे खा के होता है? गेहूं को खा के होता है। तो कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, गेहूं की प्रजाति है कल्याण सोना, याद रखना, ठीक है। चलो, मैं मान रहा हूं कि इसमें से कुछ विद्यार्थियां याद नहीं होंगी, लेकिन भाई साहब फसल याद करा दी ना तो बस सुकून मारो। जो अभी आए हो, बाद में देख रहे हो, शुरुआत में जाके देखाओ, रबी और खरीफ की सारी फसलें याद कराई हैं मैंने कैसे कैसे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित इन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो किसकी ये गेहूं की फसलें हैं? शायद लिखना भूल गए हैं,
ठीक है, गेहूं की कौन कौन है? तो देखो ये जया और पद्मा जो है ना, वो नहीं ऐड आता था, सबकी पसंद निरमा, है ना, जया सुषमा। तो ये जया और पद्मा जो है, और एक और है, इनमें नाम भूल रहा हूं, ये सब किसकी तरह हैं? चावल की तरह सफेद है भाई साहब। किसकी तरह सफेद है? चावल की तरह सफेद है। सबकी पसंद निरमा है, इनकी सबकी पसंद चावल है। तो ये सब चावल की प्रजाति हैं, जया पद्मा। जबकि अर्जुन और सोनालिका ये किसकी प्रजाति है? गेहूं की अधिक पैदावार वाली प्रजाति हैं। तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। गेहूं की अधिक पैदावार वाली प्रजाति कौन सी है? अर्जुन और सोनालिका। जबकि जया पद्मा सुषमा ये सब किसके साथ हैं? ये सब चावल की हैं, चावल की तरह व्हाइट है। आगे चलते हैं। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए एक अरहर की उपयुक्त किस्म है ना। अरहर की मतलब गेहूं के साथ साथ अरहर कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं आपसे उसके लिए कौन सी उपयुक्त फसल है। ठीक है, कौन सी उपयुक्त फसल है? तो यूपी AS 120 है ना। ये थोड़ा डीप सवाल है, तो इसको घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। सर बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। इसका क्या मतलब है कि खरीफ में धान बोते हैं, रबी में गेहूं बोते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल पर इस प्रकार की फसल प्रवृत्ति है, इस प्रकार की फसल पद्धति है। यह भी सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। नहीं, पुष्प लगने की अवस्था नहीं होती है ना। जो क्या कहते हैं, गेहूं की बुआई के 5-7 दिन बाद ही या 15-20 दिन बाद ही, है ना, क्या होता है, 15 दिन बाद ही ताज निकलने की अवस्था बोलते हैं उसको, क्राउन रूट अवस्था बोलते हैं, है ना। 20 से 25 दिन इसकी लिमिट, पुष्प लगना नहीं, ताज निकलने की अवस्था जो होती है 20 से 25 दिन बाद बुआई के, वो अवस्था क्या मानी जाती है? वो सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। कि यहां सिंचाई दे दी आपने तो क्या होगा? बढ़िया गेहूं की फसल हो जाएगी। तो चौथा गलत हो गया, गलत करो चौथा, ये गया, है ना, और तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 सही हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ट्रिटिकेल नामक प्रजाति, तो ट्रिटिकेल एक पौधे की प्रजाति है जो किसके बीच का संकर है, मतलब क्रॉस है ना। क्रॉस ब्रीडिंग आप समझते हो ना, कि एक उसका और उसका दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करा के हमने एक नई प्रजाति ले ली, तो वो गेहूं और राई की है। ठीक है, तो गेहूं और राई, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और राई की संकर प्रजाति है जिसका नाम क्या है? ट्रिटिकेल। ठीक है, याद रखोगे। और गेहूं का रोग मैंने आपको बताया था कौन सा? रस्ट। रस्ट में भी कौन कौन सा? BBY, मतलब ब्राउन, ब्लैक और येलो, ये 3 प्रकार के रस्ट होते हैं। साथ ही मैंने आपको रबी की फसलें याद करनी बताई कि गेहूं और जौ तो याद ही है, प्लस चना, मटर और आलू का मिक्सअप बना रहे हैं हम, एक बढ़िया सी डिश बना रहे हैं। और किस में फ्राई कर रहे हैं? सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं। मतलब चना, मटर, आलू, सरसों, ये और गेहूं, जौ, ये रबी की फसल है। साथ में मसूर और याद कर लेना। इन्हीं फसलों के आसपास पूरा सिस्टम घूमता रहता है। खरीफ की फसलों में आ जाओगे तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को देख लेते हैं क्या क्या है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। चलो ठीक है। सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 100 से 150 सेंटीमीटर तापमान एवं लगभग 75 सेमी वर्षा, वार्षिक वर्षा गेहूं की उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब कथन तो सही है कि भाई वो बात सही है कि ये जो है वो है ना, लेकिन ये भी ठीक है कि उनके पास उर्वर भूमि है, शीतकाल में वर्षा कम है, गर्मी में है। तो कथन और कारण सही है और उसकी सही व्याख्या है, क्योंकि इन राज्यों में ऐसी परिस्थितियां मिल रही हैं, इसलिए ये राज्य गेहूं के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कैसे पहचानोगे? बीच में क्योंकि लगा के देखो। उत्तर प्रदेश और पंजाब और ये हरियाणा गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, क्योंकि उनके पास बढ़िया उर्वर भूमि है, उनके पास वर्षा जितनी गेहूं के लिए चाहिए उतनी है। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है, तो करनाल बंट पूछे, रस्ट पूछे, ये सब किसकी बीमारी है? ये सब आपकी एक गेहूं की बीमारी है। और करनाल बंट कैसी है? कवक जनित बीमारी है। का से करनाल और का से कवक, तो ये कवक जनित बीमारी है करनाल बंट। और किसकी है? गेहूं की। तो करनाल बंट पूछे, रस्ट पूछे, दोनों रोग किसके हैं? दोनों रोग गेहूं के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्रोनी गेहूं, फिर आ गया मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका नाम है टिटिकम ड्यूरम। ठीक है,
ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, जबकि जो साधारण गेहूं होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम ट्रिटिकम बेलगेरे है। ठीक है, ड्यूरम तो ये मैक्रोनी वाले का है और ट्रिटिकम बेलगेरे उसका वानस्पतिक नाम होता है, याद कर सकते हो, बेलगेरे। ठीक है, बैलों के द्वारा गिराया जाता है गेहूं, तो बेलगेरे कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकल ड्यूरम, और वैसे क्या है, ट्रिटिकल बेलगेरे साधारण गेहूं का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, शाकनाशी कौन सा पदार्थ है इनमें से, तो ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो होता है सबको क्लीन कर देता है, ब्यूटी दे देता है, जितनी भी मतलब उसमें खतरनाक खरपतवार वाला सिस्टम होता है ना, उसके साथ डाल दो फसल के साथ, तो ये सबको क्लीन कर देता है, ब्यूटी दे देता है फसल को, ब्यूटाक्लोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 35 का सही आंसर होगा कि इनमें से शाकनाशी कौन सा है, ब्यूटाक्लोर है। ठीक है, चलिए अब आ गई आपकी खरीफ की फसलें। तो सबसे पहले हम पीछे भी देख के आए हैं, फिर एक बार देख लेते हैं कि खरीफ की फसल बोई कब जाती है। तो खरीफ की फसल सर जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं सर, धान है ना, धान के साथ साथ आपने बताया बाजरा है, बाजरा के साथ साथ आपने बताया ज्वार है। ठीक है, ज्वार के साथ साथ आपने बताया मूंगफली है, जाड़ों में ही तो आती है मूंगफली, अब मूंगफली आनी शुरू हो गई, मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर में मूंगफली कट गई और आनी शुरू हो गई। फिर एक और क्या है, मक्का है। ठीक है, मक्का जो पॉपकॉर्न आप खाते हो ना, वो वाली मक्का। ठीक है, तो ये प्रमुख फसलें हैं और ये इनके बोने कटने का समय है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। और सबसे फेमस तो धान है। ठीक है, धान की उत्पत्ति हुई है, तो धान की उत्पत्ति बेसिकली कहां मानी जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में। मतलब ये वाला जो क्या कहते हैं, नीचे जो कंबोडिया, वियतनाम है ना, लाओस, ये वाले जो कंट्री है ना, थाईलैंड, ये सब क्या है, इनमें सब में माना जाता है कि धान का जो है धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से हुई है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है ना। क्लेदन शुष्कन मतलब थोड़े समय के लिए छोड़ दी, भूमि शुष्क हो गई, फिर उसको सिंचाई दे दी, तो इस तरीके से। बीज की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। मीथेन का कम उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार उसमें हम जो है उसको वो नहीं रख रहे हैं। और जब मीथेन का कम उत्पादन होगा मतलब सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, तो बिजली की भी कम आवश्यकता होगी। तो 1 2 3 तीनों सही होंगे। याद रख लेना, धान गहनता प्रणाली में सभी चीजें, सब पॉजिटिव चीजें हैं कि उसमें मीथेन कम हो रही है, बीज कम लग रहा है ना, और बिजली की भी खपत कम हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। बाकी क्लास आपको कैसी लगती है, लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट के माध्यम से बताते रहा करो। ठीक है, चलो, और दोस्तों को भी साझा कर लिया करो। निम्नांकित फसलों पर विचार कीजिए। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको जनरली आप छोड़ देते हो कि अरे भारत का भूगोल, ये क्या पढ़ेंगे, फसल वसल ये सब पढ़ लेंगे, जबकि ये ऐसे सवाल हैं कि बहुत सरल सरल, इन्हीं सवालों से करके आप 2 4 6 सवाल आगे बढ़ सकते हैं अन्य लोगों से, है ना, अन्य लोगों की तुलना में। चलो, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं। सर सबसे पहले तो गेहूं को हटाऊंगा कि ये तो मैं पता है, ये तो खरीफ की थोड़ी है, रबी की है, हटाओ 4, तुम गए तुम भी गए। अब कपास भी है, मूंगफली भी है, धान भी है, तो 1 2 3 देखो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, सी सही आंसर हो गया। मतलब ये वाले सवाल इतने आते हैं कि बताओ कौन सी फसल किसकी है, बताओ कौन सी फसल किसकी है। मैंने आपको रबी की याद करा दी, खरीफ की भी बेसिक बेसिक बता दी, तो बस सही आंसर मिल जाएगा, और क्या चाहिए। इसी तरीके से, ठीक है, चलो। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है। तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है कि आपको जो है 25 सेंटीग्रेड तो ताप चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ऊपर क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। जबकि गेहूं के लिए क्या था, 10 से 15 के आसपास टेम्परेचर चाहिए और 75 से कम वर्षा चाहिए। जबकि यहां क्या चाहिए, ताप भी ज्यादा चाहिए और वर्षा भी। अब आप सोचो ना, जून जुलाई में बोई जा रही है, जून जुलाई में बोई जा रही है, तो टेम्परेचर तो उस टाइम ज्यादा ही होगा ना बॉस, तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। मानसूनी वर्षा प्राप्त हो रही, तो वर्षा ज्यादा ही मिल रही होगी ना, तो वर्षा ज्यादा मिल रही है। मतलब कैसे भी करके चीजें कनेक्ट कर लो और रटो मत, है ना, रटो मत बैठ के कि धान के लिए इतनी चाहिए, अच्छा इतनी चाहिए, रट रहे क्या फायदा। अरे उसका कॉन्सेप्ट समझो ना कि यार जून जुलाई में बोई जा रही है तो वर्षा उसको ज्यादा ही प्राप्त होगी, है ना, और टेम्परेचर उस समय गर्मी का मौसम में ज्यादा ही होगा।
तो क्या है, 100 से ऊपर वर्षा, 25 से ऊपर ताप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो सर मसूर तो आपने अलग से याद कराई, रवि की ये तो है नहीं। सरसों के तेल में सब फ्राई कर रहे थे, ये भी नहीं है। अलसी और सोयाबीन, तो इसमें से जो खरीफ की फसल है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। ठीक है, तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी आपकी? सोयाबीन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, सोयाबीन मूंगफली वाली सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन की बड़ी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो भाई साहब कौन सी नहीं है? सर सरसों के तेल में आप रबी वाली फसलें फ्राई कर रहे थे, चना मटर आलू का मिक्सचर फ्राई करके खिला रहे थे सर, सरसों है ना, सरसों के तेल में। तो सरसों नहीं है, सरसों किसकी फसल है? रबी की। बाकी मक्का मूंगफली, मूंगफली तो अब आनी शुरू हो गई, मतलब कटाई हो गई, अक्टूबर नवंबर में ही खरीफ की फसल की कटाई होती है। कॉमन सेंस भी लगा लोगे काम चल जाएगा, कपास भी है, मक्का भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, है ना, इस प्रकार के सवाल बहुत हैं, आपसे सिंपल पूछेगा रबी की है, रबी की नहीं है, खरीफ की है, खरीफ की नहीं है। 20 सवाल ऐसे हैं, तो अगर आप फसलें याद कर लेते हो तो आपको आसान जाएगा ये वाले सवाल करने में। और याद करने का तरीका तो मतलब बता ही दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो भाई साहब कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना। सर चना मटर और सरसों आप फ्राई कर रहे थे, कहां? सरसों के तेल में फ्राई कर रहे थे, रबी की फसल है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, चावल। भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, दालें। तो सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न है भारत का वो कौन सा है? वो है आपका चावल। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका गेहूं। लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 46 है अप्रोक्स, 46 पॉइंट समथिंग है, और लगभग 30 से 33 के आसपास, मतलब 46 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है चावल बोया जाता है, और लगभग 30 से 33 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। तो प्रमुख खाद्यान्न जो है भारत का नंबर 1 पे वो आपका चावल है, और नंबर 2 पे आपका गेहूं है। याद रखोगे इस बात को, मतलब गलत हो जाएगा, तुम कहोगे अच्छा गेहूं है, सब गेहूं की रोटी थी खा रहे हैं, तो गेहूं होगा प्रमुख खाद्यान्न। भाई साहब चावल है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा एरिया पे कौन बोया जाता है? चावल बोया जाता है। ठीक है, नीचे डिटेल भी दी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये 30 से 33-34 के बीच में वेरी करता है, ये 45 से 47-48 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो किसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सर अभी तो पीछे देख के आया हूं मैं, धान के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और दूसरा सर्वाधिक किसके अंतर्गत है? तो दूसरा सर आपने बता दिया, गेहूं के अंतर्गत है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। वाह, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत पाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य है तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसमें पाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन इसमें था, कितना था? ठीक है, ये पिछला वाला सवाल जो है ना, इसमें चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है, दो चीजें हो गई। देखो ये आंसर शायद चेंज हो जाएगा, दो चीजें हो गई। वो पूछ रहा है चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहां पाया जाता है। उत्पादक तो मतलब मान लो क्या है, जैसे मान लो ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, तो इससे तो हो रहे हैं 9 बोरी चावल, और इस एरिया से हो जा रहे हैं 10 बोरी चावल। मतलब सबसे, ये वेस्ट बंगाल है। मतलब अगर उत्पादक पूछे तो सबसे बड़ा ये है, लेकिन अगर एरिया पूछे तो सबसे बड़े एरिया यूपी का है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर ना सी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा। सवाल पढ़ो, सही से सवाल पढ़ लोगे तो आंसर मिल जाएगा। खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। आगे चलते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन कितना है? करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको बहुत लोड नहीं लेना है। कितना है? ठीक है, ये शायद गलत था, इसका आंसर 2416 था शायद। ठीक है, मतलब देख लेना, ये डिटेल नहीं रखनी है। आगे चलते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र को किस नाम से? तो जो ये है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, जो इनके बीच का दुआब वाला क्षेत्र है, उसको क्या माना जाता है? उसको माना जाता है चावल का कटोरा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा?
कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। और ये बेसिकली कहां पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में भी काफी, आंध्र प्रदेश का भी रायलसीमा जो तेलंगाना वाला एरिया है वहां चावल की पर्याप्त खेती होती है। तो याद रखोगे चावल का कटोरा क्षेत्र भारत में कौन सा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। बढ़िया सवाल है, बढ़िया फैक्ट है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो उत्पादकता सर्वाधिक का मतलब क्या हो गया कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा धान कौन दे के आ रहा है ना। मान लो मैंने एक कमरे में धान बोए, एक कमरे में पंजाब वाले आदमी ने बोए, एक कमरे में पश्चिम बंगाल वाले आदमी ने बोए, तो सबसे ज्यादा एक कमरे में से धान किसके निकले, पंजाब वाले के। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी ज्यादा हो गई, वो ज्यादा हो गई आपके पंजाब की। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी ज्यादा हो जाएगी, या उत्पादकता पूछ ले किसकी ज्यादा हो जाएगी, दैट इज पंजाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कौन सी चावल की किस्म नहीं है, चावल की किस्म नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जया, पद्मा, हंसा, है ना। ये सब जया, पद्मा, हंसा सबकी पसंद निर्मा, और निर्मा क्या कर रही थी, व्हाइट कर रही थी, और व्हाइट ही मेरा क्या है, चावल है। तो ये सब चावल की प्रजाति हैं। ज्वाला तुम कहां से आ गई, तुम चावल की प्रजाति नहीं हो, ठीक है। तो जया, हंसा, पद्मा को याद रखना, ये पीछे भी सवाल में आई थी फिर आ गई। तो ये चावल की प्रजाति है, चावल जैसी व्हाइट व्हाइट है। आगे चलते हैं। जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं। तो किसकी हैं, धान की उन्नत किस्में हैं या चावल की उन्नत प्रजाति हैं। सर आपने अभी बताया था चावल की तरह व्हाइट व्हाइट है, जया, पद्मा और हंसा, कृष्णा, ये सब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अमन धान उगाया जाता है, तो सारे धान ही जून जुलाई में उगाए जाते हैं, उसमें क्या है, अमन कोई स्पेशल है, ठीक है। मतलब अमन धान की प्रजाति है, कब उगाया जा रहा है आपसे पूछ रहा है, जून जुलाई में, ठीक है। आगे चलते हैं। पूसा सुगंधा 5, मैंने आपको बताया था ये सुगंध जितने में भी आएगी। मैं आपको बता रहा था कि जब पंसारी की दुकान पे सामान लेने जाते हो तो चावल लेते हो ना, तो वो ऐसे करके निकालोगे और उसको सूंघ के देखते हो, फील करते हो, मतलब इसमें बढ़िया सुगंध आ रही है तो घर पे भी जाके बढ़िया बनेगा, बढ़िया सुगंध आएगी, है ना। इसमें बढ़िया आ रही तो घर पे जाके बढ़िया सुगंध आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो पूसा सुगंधा एक सुगंधित किस्म है। किसकी सुगंधित किस्म है, वो है आपकी धान की सुगंधित किस्म है, धान की प्रजाति है। तो 53 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है, बारानी दीप किस फसल की किस्म है। तो बारानी दीप, अब ये थोड़ा टफ है, किसकी है, धान की है, मतलब ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, दोबारा कभी पूछ ले बारानी दीप तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा होता है, 3-4 बार पढ़े होगे ना, दिमाग में रह जाएगा, बारानी दीप धान में पढ़ा था हमने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बासमती चावल की संकर प्रजाति है। संकर वही 2 टाइप की फसलें ब्रीडिंग होकर मिक्सअप हुई। तो ये RH वाला जो सिस्टम है ना, धान में जितने भी अल्फाबेट मिलेंगे ABCD EBH RH फलाना ढीका, ये सब संकर प्रजाति हैं, है ना। तो लिख लेना कि जितने भी ABCD वाले मिलेंगे ना, ABCD जिनमें होगा वो प्रायः संकर प्रजाति होती हैं, सारे नहीं होते। फिर कल लोगों को सर आपके चक्कर में सवाल गलत हो गया, ना आ रहा हो तब करने की विधि बता रहा हूं। संकर प्रजाति प्रायः ABCD वाले ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है। तो बासमती क्या सारे चावलों की रोपाई दर इतनी होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलो चावल जो है हम का पौध बनाएंगे और उसके बाद उसकी पौध की रोपाई कर देंगे। चावल का आपको पता है ना, चावल की खेती कैसे होती है, भाई पता ही होगा, गांव देहात के बालक को तो पता ही होगा। जैसे पूरे खेत में क्या करते हैं, पूरे खेत को पहले छोड़ देते हैं सिंचाई करके, एक छोटे से एरिया में उसमें बो के धान की पेड़ी तैयार कर लेते हैं, फिर इनको निकाल के बोया जाता है, रोपा जाता है, गीली भूमि में अंदर गाड़ा जाता है ना, धान की रोपाई हो जाती है। चलो नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। चुन लेंगे भाई साहब। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत है और हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है तो वो निर्यात बढ़िया करता है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब हो गया नंबर 1 है। चाचा कैसी बात कर रहे हो, अग्रणी नहीं है, ये तो तीसरे नंबर पे आता है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, ए सही है जबकि आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछ ले तो कौन सा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी।
है ना। ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। पश्चिम बंगाल में से आप उस साइड के एरिया चले जाओ, वहां का खाना ही मछली चावल है। मछली क्यों मिल रही है? क्योंकि समुद्र से लगा हुआ एरिया है, मछली उत्पादन हो रहा है, मछली भात। ओ हो, ठीक है, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मतलब आपके टेस्ट की तरफ से कर रहा हूं। ओ, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीली हरित शैवाल जो होती है वो चावल की फसल के लिए क्या करती है? जैव उर्वरक का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि काई सी जम जाती है चावल वाली फसल में, क्योंकि ज्यादा सिंचाई के बाद, तो नीली हरी शैवाल भी उसी में से होती है। वो चावल की फसल के लिए क्या करती है? उर्वरक का कार्य करती है, फर्टिलाइजर का कार्य करती है। और ये कैसा उर्वरक है? ये कृत्रिम या रासायनिक उर्वरक तो है नहीं, जैविक उर्वरक है। तो वही पूछ रहा है कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? नीली हरी शैवाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादन अधिक होता है। पूछा तट नहीं, पूर्वी तट होगा। पूर्वी तट पर धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ए चचा, उल्टी बात कर रहे हो भाई मेरे। एक बात बताओ, जब मानसून पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से आएगा तो पश्चिमी घाट से टकराएगा ना, तो सबसे ज्यादा वर्षा तो कहां होगी? पश्चिमी घाट में होगी। पूर्वी घाट में तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो यह तो गलत है कि पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, गलत है। यहां क्यों ज्यादा धान हो रहा है? क्योंकि यहां इधर जो गिरने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस वजह से वहां का उपजाऊ मैदान हो जाता है पश्चिमी तट का, तो वो पूर्वी तट का। तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर धान के उत्पादन ज्यादा होगा। मतलब कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि कथन तो भाई साहब सही कह रहे हो पर कारण तुम्हारा गलत है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विगत एक दशक में भारत की किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि का लगभग एक जैसी बनी रही? तो चावल का क्षेत्र जो है लगभग हमेशा सेम रहा है, क्योंकि उतना ही चावल प्रायः होता रहता है। ठीक है, लगभग वही 45 मिलियन हेक्टेयर के आसपास मैं आपको बता रहा था, 45 मिलियन हेक्टेयर। इसी तरीके से गेहूं का भी लगभग सेम रहता है, 30-32 के आसपास, 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं प्राय होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर चावल होगा। ठीक है, क्योंकि तिलहन दलहन गन्ना है नहीं, गेहूं और चावल प्राय सेम है। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में प्राप्त होते हैं, तो भाई साहब सबसे पहले नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। दूसरे नंबर पे कौन है? यूपी है। तीसरे नंबर पे कौन है? पंजाब है। ठीक है, तो आप देख लो पश्चिम बंगाल, जिसमें पहले नंबर पश्चिम बंगाल हो, वो दोनों देखो, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 2 बड़े इसमें मिल गए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चावल के बड़े उत्पादक क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब ये यहां क्या कह रहा है? देखो घुमा दिया भाई साहब ने, कह रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। आरोही क्रम का क्या मतलब हो गया कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। ये सवाल गलत कराएगा बाबू, आरोही क्रम कह रहा है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें कितने होते हैं? पश्चिम बंगाल में, तो 4 सबसे लास्ट में हो। आरोही क्रम है ना, तो इसमें है, इसमें है। ठीक है, बाकी 4 से पहले 3 आना चाहिए, तो 4 से पहले पंजाब आना चाहिए। सबसे कम किस में होगा? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? देखो 2 या 3 में, यानी तमिलनाडु में होगा सबसे कम। तो पहले सबसे कम तमिलनाडु में होगा, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ये पुराना सवाल है। पहले जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिले हुए थे तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर पे होता था चावल। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, क्योंकि तेलंगाना वाले एरिया में मुख्यतः चावल की कृषि होती थी, तो अब तीसरे नंबर पे पंजाब आ गया। तो ये उस हिसाब से दिया हुआ है। अगर वर्तमान हिसाब से आरोही क्रम पूछेगा तो पहले 3 होगा, है ना, 3 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें 3, 2, 1, 4 है, फिर भी इसको ठीक मान लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है। आधिक्य मतलब भाई साहब जितनी तुम्हें जरूरत है बस ज्यादा उगा रहे हो। कौन है? पंजाब। क्यों? क्योंकि वहां प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता ज्यादा है। किस वजह से ज्यादा है? क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं सिंचाई के लिए, बिजली पानी का सिस्टम वहां बढ़िया है, तो इस वजह से वो चावल का आधिक्य उत्पादक है भारत में। कौन? आपका पंजाब। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर
सी पंजाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शायद जब प्रश्न पूछा गया था तो उसमें आंध्र प्रदेश था, कुछ ऐसा है, क्योंकि वही वाला बात है कि 2000 उसमें पूछा गया है, तब तो तेलंगाना उससे जुड़ा हुआ था, तो तेलंगाना वाले एरिया में ज्यादा होता था। वर्तमान में पूछेगा तो पंजाब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी है? चावल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से ज्यादा। वर्षा कितनी चाहिए? 100 से ज्यादा। तो देखो 100 सेंटीमीटर ज्यादा कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। गेहूं के लिए कितना चाहिए? 15 के आसपास। और वर्षा कितनी चाहिए? 75 से कम, ठीक है। ये विशेष 2 का याद रखोगे आप। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाता है? संकर धान हो, सादा धान हो, सर्वाधिक क्षेत्र हमारे में, मैंने पहले भी बताया, उत्पादक यद्यपि सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है, लेकिन बड़े कमरे में हम बो रहे हैं, छोटे हमसे छोटे कमरे में बो रहा है वो, लेकिन उसके यहां से ज्यादा पैदा हो गया छोटे कमरे में, हमारे यहां बड़े कमरे से भी उसकी अपेक्षा में कम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाई ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे होंगे, ज्यादा उनके यहां सिंचाई हो रही होगी, हमारे यहां अपेक्षाकृत कम हो रही है, तो वो सब चीजें हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं। 8-10 सवाल और हैं, 75 सवाल हैं समथिंग शायद, ठीक है, खत्म करते हैं। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़े देखो पहले कहां है, तो सबसे बड़ा सर पश्चिम बंगाल, तो ये वाले दोनों तो वैसे ही काट दो, पश्चिम बंगाल फिर उत्तर प्रदेश है नंबर 2 पे, तो यही सही होगा। हालांकि इसमें तीसरे पे तमिलनाडु दे रखा है, लेकिन पंजाब होना चाहिए। फिर भी ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा? ज्यादा सही आंसर डी ही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी कभी लास्ट के क्रम इधर उधर हो सकते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। मेन शुरुआती क्रम देखो कि सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। 3 याद रखो, काम चल जाएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही क्या होता है? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम में देखो सबसे ज्यादा उत्पादन इनमें से कौन करेगा? सर पश्चिम बंगाल करेगा, मतलब 4, फिर सर उत्तर प्रदेश करेगा, मतलब 3, फिर आपका पंजाब करेगा, मतलब 2, फिर 1, तो 4 3 2 1 देखो है किसी में? लो जी, 4 3 2 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में करता है? फिर वही बात, बार बार बात हो गई ये वाली, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है? तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन आपका पंजाब के पास है। इसका कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया कि वहां सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन है, और क्या कहते हैं आपको, बिजली की उपलब्धता हर समय है, ताकि सिंचाई के लिए कभी भी उसको यूज किया जा सके, इत्यादि इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? अब देखो जायद की बात चल रही है। सर चना, आप तो बता रहे थे चना सरसों के तेल में रबी की फसल में फ्राई होता है। चावल, सर ये तो खरीफ की हो गई। मूंगफली, सर ये तो खरीफ की हो गई। भाई सब बचे क्या? मूंग और उड़द बचे। ये जायद की फसलों में सिंचित क्षेत्र में बोए जाते हैं, मूंग और उड़द। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार की चीजें ध्यान रखो आप, है ना। पहले हटाया करो, है ना। इस जैसे ये कंफर्म पता है, ये कंफर्म पता है, ये कंफर्म पता है, ऑप्शन भी अपने आप मिल गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आपको सबको पता है कि रोपा क्या जाता है, धान की रोपाई की जाती है बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आरओ का सवाल है, ले, ठीक है। धान की रोपाई की जाती है ना। मैंने आपको बताया धान की खेती कैसे करते हैं। इतना बड़ा खेत है, उसे सिंचित कर देंगे, छोटे से एरिया में धान का क्या करेंगे, पौधी पेड़ी लगा लेंगे, फिर इसको निकाल के एक एक करके अलग अलग जगह रोपाई की जाती है गीले खेत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 71 का क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, फसल और उसके सर्वप्रमुख राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो देखो भाई साहब, कौन सा सही नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश और ज्यादा ठीक है, कपास गुजरात ये भी ठीक है, राई सरसों राजस्थान ये भी ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सारे सही है ना। मतलब चावल पे कोई डाउट नहीं, गेहूं पे कोई डाउट नहीं, कपास पे कोई डाउट नहीं, राई सरसों पे एक बार कर सकते हो, लेकिन राई सरसों भी राजस्थान में ये नंबर 1, तो इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। भारत के वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम, फिर आरोही पूछ लिया, है ना। अवरोही नहीं पूछ रहा है, फिर आपसे आरोही पूछ रहा है, मतलब सबसे कम से ज्यादा की ओर इसको ले चलो।
है ना, सबसे कम से ज्यादा की ओर ले चलो। तो देखो पंजाब तो ज्यादा उत्पादन वालों में है, राजस्थान ने नया तो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भी हरियाणा से ज्यादा है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। फिर देखो ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और वो, ठीक है। फिर पंजाब, राजस्थान, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल वगैरह नहीं है तो वो सही आंकड़े नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ना, करंट अफेयर्स का सवाल है, बेसिक भी उस साल के उसके हिसाब से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के उपयुक्त के सही आरोही क्रम, इसको भाई साहब ध्यान रखना, इसकी वजह से सवाल गलत हो जाएगा। आरोही अवरोही, आरोही मतलब कम से ज्यादा, अवरोही मतलब ज्यादा से कम। तो आरोही देखो तो लास्ट में सब में पश्चिम बंगाल होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लो मिल गया। लास्ट में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब आंध्र प्रदेश में कम होता है, उससे ज्यादा पंजाब में होता है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो चना, मटर, सेम ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है ना। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, मतलब दाल वाली प्रजाति में, जैसे सेम, मटर, चना, ये सब के हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। लेकिन भाई साहब धान, चचा जो अपने हैं, या चावल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बेसिकली क्या मतलब होता है कि मृदा में वो नाइट्रोजन की विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों द्वारा नाइट्रोजन की क्षमता को मृदा में बढ़ा देते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। सर नकदी फसल क्या होती है, अभी पीछे भी बताया था, ऐसी फसल जिसे बेच के पैसा कमाया जा सके, नगद कैश में मामला लिया जा सके। मतलब क्या है, गेहूं उगा रहे हो, आधे खाओगे, थोड़े बहुत बेच दोगे, है ना। मतलब बेसिकली उनका उत्पादन खाने के लिए किया जा रहा है। बिस्किट तो बचे हुए गेहूं से बनेगा। चावल का उत्पादन बेसिकली खाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन गन्ने का उत्पादन खाने के लिए थोड़ी ना होता है। चीनी या अन्य शराब वगैरह बनती है अन्य व्यापारिक उद्देश्य से। कपास है वो नकदी फसल है, उसका उत्पादन खाने के लिए थोड़ी होता है। नकदी फसल जूट है, गन्ना है और मूंगफली भी है, ठीक है। ज्वार बाजरा क्या है, वो नकदी फसल नहीं है, वो खाद्यान्न फसल है। तो 76वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 76वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 76वें का आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल आज की कक्षा का, उससे पहले आप कमेंट के माध्यम से, लाइव चैट में नहीं, कमेंट के माध्यम से बताते चला करो क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद या जैसे भी आप उचित समझा करो। बाकी लाइक वाइक तो कर ही दिया करो। आगे देखते हैं, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती का क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल हमने देखा कितना 46 मिलियन हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल है। और गेहूं का याद रखना 30 से 33 के आसपास मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो सबसे ज्यादा चावल का है, ठीक है। ज्वार की खेती के अंतर्गत का क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में, देखिए किसी बकवास बात कर रहे हैं, तिलहन में भाई सब चीज आ जाएगा, जितनी भी चीज जिनसे तिल निकलता है सब आ जाएगा। क्या उन सब का मिक्स ज्वार से, ज्वार का उन सबसे ज्यादा हो जाएगा? ज्वार इतनी फेमस फसल तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस से गलत करा है ये, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस से गलत। आगे चलते हैं, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। गन्ने का क्षेत्र की खेती के अंतर्गत निरंतर घटा है। कैसी बात कर रहे हो हैं? मतलब निरंतर कैसे घट जाएगा? कल 10 गन्ने हो रहे थे, आज 9 हो गए, कल 8 हो गए, धीरे धीरे आके तो खत्म हो जाएंगे। निरंतर नहीं घटा होगा, कमती बढ़ती होता रहा होगा। तो ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस के हिसाब से गलत है। तो 1 और 3 ही होगा, केवल 1 है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 वही पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो 77वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आपकी वाली कक्षा आज की समाप्त होती है, क्लास नंबर 17। थोड़ी सी क्लासेस और रह रही हैं। मेरा मतलब ये है, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूं तो कंप्लीटली कराऊं, है ना, कुछ भी छोड़ूं ना, है ना। तो मैं क्रम से ही सारे चैप्टर लेके आ रहा हूं। बाकी अब तक की क्लास का एक मैराथन आ चुका है भारत के भूगोल का, आप लोग उससे रिवाइज करते रहिए, 2x पे लगा के देखते रहा करो, है ना। रिवीजन होता रहेगा चीजों का, याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो, बाकी यूपी स्पेशल भी शुरू हो ही रहा है ना, तो उसको भी देखते चलो, उसको भी प्यार मोहब्बत देते चलना, लोगों में साझा करते चलना, अपने दोस्तों में साझा करते चलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।